तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर भी कर दो यार। जिसने भी मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा सबसे पहले उसे जाकर देखिए, नहीं तो ये एपिसोड घंटा भी समझ आएगा, क्योंकि इस एपिसोड में आने वाला है बहुत सारा मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो कहानी की स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जो की हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहता है, मास्टर जूगन जी नमस्कार। आप तो उन 5 प्रसिद्ध सेटों में से एक यिंग यांग सेट से बिलोंग करते हैं, जबकि आप इतने पावरफुल सेट के मेंबर हैं, तो क्या लड़ाई झगड़ा करने से पहले हम थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं। जूगन जी कहता है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता है, मास्टर जूगन जी, अगर आपके डिसाइपल कमीने नहीं होते, लालची नहीं होते, निर्दयी नहीं होते, तो ये ऐसी घटना कभी नहीं घटी होती, उनकी मौत नहीं होती। वो तीनों कमीने लोग मेरा बिस्ट स्पिरिट चुराना चाहते थे। मैंने जब उनको रोक दिया तो वो लोग मुझे मारने की धमकी देने लगे, इसलिए मैंने उन लोगों को मार दिया। अब आप ही सोचिए, अगर मैं वहां पर नहीं होता तो वो लोग मेरे स्पिरिट बिस्ट को चुरा लेते। मुझे पूरा यकीन है यिंग यांग सेट बहुत बड़ा सेक्ट है, बहुत फेमस सेक्ट है। आप वहां के रिस्पेक्टेड एल्डर हैं, आप तो उन तीनों के मास्टर हैं। आपके डिसाइपल कोई गंदा गंदा काम करेगा, किसी का जाकर चुराएगा, किसी को मारेगा, कूटेगा, तो आपके सेट की बदनामी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्या ऐसे में आप अपने डिसाइपल को बर्दाश्त कर लेंगे? बताइए बताइए, बर्दाश्त कर लेंगे? बुड्ढा भी गुस्सा हो जाता है, अपना तलवार निकालते हुए कहता है, साले तू मुझे चिकनी चौपड़ी बातों में फंसा मत, तूने उन लोगों को मार दिया है, मैं बदला लूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने कमजोरों को बचाया है और कमीनों को सजा दी है। क्या मैंने कुछ गलत किया है मास्टर जूगन जी? क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मार डालिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बुड्ढा गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद कर, तू झूठ बोल रहा है। वो भी कहता है, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो नानजंग जाकर आप ओल्ड मास्टर हान से पूछ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है उनको आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, और इसके अलावा मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मैं मायून माउंटेन से आया। मेरे मास्टर और चुनचांग स्कूल के मास्टर तोइस तियांग जी, वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। उन लोगों ने ही मुझे बताया है यिंग यांग सेट बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है। वो लोग हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं और सच्चे अच्छे और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वैसे मुझे भी करना है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी भी जो बोला इसका सेट महान है, ये है, वो सब झूठ है, वो सब फेंक रहा है, बस उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी सेट की तारीफ कर रहा है। वो बुढ़ा चौंक जाता है, उसके माथे से पसीना चूने लगता है, वो अपना दांत पीसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस बच्चे के पीछे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। मैंने सुना है नानजियांग में हान फैमिली का ओल्ड मास्टर वो अपनी पूरी पावर नहीं 80% पावर वापस पा ली है। जूनियर स्कूल के तोइस तियांग जी, वो भी एक पावरफुल मास्टर है। मोइन क्लिफ की बात ही छोड़ दो, वहां पर एक मिस्टीरियस बुढ़ा रहता है जिसके बारे में आज तक हमें कुछ भी पता नहीं चला, और ये बच्चा कह रहा है ये उस मिस्टीरियस बंदे का यानी बुढ़े का डिसाइपल है। भाई वो बुढ़ा कुछ देर सोचता है, फिर अपनी तलवार अपने म्यान में रख लेता है। वहीं पर वो कमीना चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर जूगन जी आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी तलवार को म्यान में क्यों रख रहे हैं? इसने आपको छोटे भाई को मार दिया है, जूलिन जी को इसने ही मारा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए इस कमीने को मारने के लिए। वो बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, तुम कौन होते हो मेरे मैटर में टांग अड़ाने वाले? मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने सुना है यिंग यांग सेट का एक एल्डर ओल्ड मास्टर हान का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी ओल्ड मास्टर हान की तरह टेरा फ्लेम से घायल हो गए होंगे। किस्मत से मेरे पास एक ऐसी गोली है जो टेरा फ्लेम के दर्द जलन सबको रोक सकती है। इतना कहते ही अपना जेब हाथ में डालता है, सॉरी अपना हाथ जेब में डालता है और उस पिल को निकालता है। वो बुढ़ा खुश हो जाता है, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसा कोई पिल है? और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है इसे पता है एल्डर गु यून टेरा फ्लेम से घायल हो गए। इस बच्चे की उन लोगों के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में उन लोगों को जानता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल को निकाल के उसको दिखाता है और कहता है, इस पिल की खासियत है अगर आंख से कोई भी चोट, कैसे भी चोट लगी हो, वो सबको ठीक कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है मास्टर जूगन जी, आपको पता होगा ये पिल कितना रेयर है। मैं यिंग यांग सेट का दुश्मन नहीं बनना चाहता, मैं माफी के रूप में इस पिल को देने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या विचार है मास्टर जूगन जी? वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर से पिल लेकर जोर जोर से हंसने लगता है। मैं अपने सेट की तरफ से इस मैटर के बारे में जांच करने के लिए आया था। हालांकि अब जब ये गलतफहमी दूर हो गई है, तुमने बहुत ईमानदारी से माफी मांग ली है, तो ठीक है, मैं अपने सेट जाकर सभी को बता दूंगा हमारे डिसाइपल ही साले बहुत हरामी थे, बहुत कमीने थे, बहुत निर्दयी थे, लालची थे, कमीने थे, बहुत हरामी थे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सभी को बताऊंगा। लेकिन वो बुढ़ा कमीना स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, जब मैं ये पिल एल्डर गु युआन को दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे अपना डिसाइपल बना लेंगे, और खुश होकर यिंग यांग सेट का अल्टीमेट मिस्टीरियस बुक मुझे दे देंगे। लगता है मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया है। मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे मास्टर जूगन जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो भी कहता है, क्या क्या पूछना चाहते हो, मुझे बताओ। मेन कैरेक्टर कहता है, हाल ही में मैं लोड टाउन गया था, वहां पर मुझे एक भूतिया बच्चा मिला था, वो बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था, तो मुझे बताइए आपको उस भूतिया बच्चे के बारे में कितना पता है? वो भी कहता है, क्या
भूतिया बच्चा एक सेकंड रुकिए, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता उस भूतिया बच्चे के पीछे हमारा सेट का लेना देना है? मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। यिंग यांग सेट बहुत अच्छा सेट है, बहुत फेमस सेट है, वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। बुड्ढा कहता है मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन उस भूतिया बच्चे के पीछे इंस्पेक्टर सेट हो सकता है। खैर अगर आपके पास पूछने के लिए और कोई सवाल नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, नमस्कार। मैं तो यहाँ से चला। भाई इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते उस कमीने से कहता है मिस्टर जू, आज से मेरे और आपके बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी सलाह मानो तो अगर आप अपना जान बचाना चाहते हो तो कोई भी मूर्खता वाली हरकत मत करना। और वहीं पर वो कमीना चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वो बूढ़ा उसे इग्नोर मार के वहां से चला जाता है। वो कहता है अरे धोखा दे दिया रे। हमारा मेन कैरेक्टर एक इविल स्माइल मारता है, वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ जाता है, हंसते हुए कहता है अब मैं और तू बचा है साले, बता यार मास्टर जू तेरे साथ क्या किया जाए। वो कमीना घबरा जाता है, उसके मत्थे से पसीना चुने लगता है। अपने मन में कहता है ये कमीना यांग उनका बच्चा मास्टर जू के साथ पता नहीं क्या बात किया, मास्टर जू ने मेरा टीम ही छोड़ दिया, इसके टीम में चले गए। ये कमीना और मास्टर जू गंजी ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे बचपन के चड्डी बड्डी दोस्त है। यहाँ पर हो क्या रहा है? फिर वो एटीट्यूड में आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है सुन यांग इरफान, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने मुझे यहाँ पर मारा, तूने मुझे यहाँ पर मारा तो मेरी फैमिली वाले तुझे नहीं छोड़ेगी, तुझे नहीं छोड़ेंगी। तू चाहे कहीं भी डूब जा, कहीं भी चला जा, वो तुझे खोज खोज के मारेंगी, खोज खोज के मारेंगी। भाई वो इतना बोल ही रहा था तभी वो चौंक जाता है, उसके गोटे बाहर आ जाते हैं, आग फट जाती है, जवान बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ने एक अटैक तैयार कर लिया। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा ताकि तुम अपने बाप को बता सको, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे फैमिली की वाट लगा दूंगा, सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। इतना करने के बाद एक अटैक कर देता है, लेकिन वो कमीना जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कमीना अपने मन में कहता है मम्मी रे, अगर ये अटैक सीधा मुझे लगता तो मेरी चटनी बन जाती, मैं तो खत्म ही हो जाता। ये कमीना यांग इरफान पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ क्यूआई गैदरिंग रियलम के जगह पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज आ गया है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये उसका दूसरा नाम है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज। ये कितना खतरनाक है, मेरे तो फट गई है, फट के 64 हो गई है मैया रे। यंग मास्टर जू इस समय मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। वो कमीना तुरंत फोन निकालता है, अपने बाप को फोन लगाते हुए कहता है उस कमीनों को पता नहीं उसने एक डीमन से पंगा लिया है, वो राक्षस है, राक्षस हम सभी को खा जाएगा, मुझे तुरंत पिताजी को फोन लगा के बताना पड़ेगा। अब हमें बाहर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी है। वो अपने मन में कहता है धिक्कार है, मैं अभी तक उस भूतिया बच्चे को शुद्धिकरण नहीं कर पाया हूँ, मेरा सारा आदिम ऊर्जा खत्म हो चुका है। अच्छी बात यह है मैंने जू फैमिली के साथ सुलह कर लिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में यिंग यांग सेट का सीन दिखाया जाता है, पर एक बहुत बड़ा गेट होता है, बहुत बड़ा गेट होता है। एक डिसाइपल खुश होते हुए कहता है अरे देखो 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 मास्टर जू गंजी वापस आ गए। एक डिसाइपल कहता है मास्टर मास्टर क्या सच में यांग इरफान ने हमारे मास्टर अंकल जू लिंजी की हत्या की है? वो बुढ़ा सीरियस मूड में कहता है सेट के सभी डिसाइपल को बता दो इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करेगा। जू लिंजी और उसके डिसाइपल स्पिरिट विष चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो मरने के हकदार हैं, और साथ ही में यांग इरफान से दूर रहो। वो मोयुन क्ली मास्टर के डिसाइपल है। एक बंदा चौंक जाता है, कहता है क्या क्या ये वही मास्टर जो प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जून के बराबर की पावर रखते हैं? वो बुढ़ा कहता है हाँ तुमने सही कहा, प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जून एक बार फिर इस दुनिया में आग लगा दी है। ये सब सुनकर सभी डिसाइपल खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो कहते हैं मास्टर मास्टर प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जून के बारे में और बताइए ना, और बताइए ना। वो बुढ़ा कहता है मुझे यकीन है तुम लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले इंडियन जियोलॉजिस्ट हमारे देश में घुसकर हमारे नेशनल ट्रेजर को चुराने की कोशिश की। बस प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जून को लग गया गुस्सा, वो इंसाफ करने के लिए वो इंडियन कंट्री में चुपके से एंटर कर लिया और काफी दिनों बाद पवित्र लैंड बार्नियो में पहुंच गए। यही है इंडियन सुप्रीम लॉर्ड, ये कमल पर बैठा होता है, ये एक मॉन्क होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मांगा को जिसने बनाया है यार, ये किसी देश में बना है, जिस देश में बना उसकी इंडिया के साथ पर्सनल दुश्मनी है। मुझे तो लगता है बार बार देखो इंडिया दुश्मन बन जा रहा है, इंडिया के लोग ही दुश्मन है। छोड़ो वो सब जाने दो, हमें एक बंदे का पैरों का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है सुप्रीम लॉर्ड साले तेरा एक टांग कबर पे है और दूसरे का अता पता नहीं, फिर भी तू अपने बंदों को भेज के हमारे देश में नेशनल ट्रेजर चुराने की कोशिश करी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे सच में लगता है होंगसिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे रोक सकता है? मोंग कहता है अमित प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जीन तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने अपने बंदों को भेज के तुम्हारे नेशनल ट्रेजर को चुराने की कोशिश की। बकवास बंद करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, अगर सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ मुझे। और अपने मन में कहता है ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। युआन जून कहता है ओ तुम्हें सबूत चाहिए, अभी मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। तेरा भाई कुमारा नांगजियांग में मारा जा चुका है, उसके पास बुद्धि शरीर था, वो अब हमारे पास है, और तुझे क्या चाहिए सब? अब मैं तुझे होंगसिया के डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट दिखाने वाला हूँ। भाई इतना कहने के बाद अपने हाथ यानी
यानी फिंगर को स्वॉर्ड में बदल लेता है। मोंक गुस्सा होते हुए कहता है, प्रिमोडियल लॉर्ड युआनजुन, अपनी हद पार मत करो, मुझे भी गुस्सा आता है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। युआनजुन हंसते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे पास कितना गुस्सा है और तेरे पास कितनी पावर है। तूने अपना मौत अपने हाथों से बुलाया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद एक हैंड साइन बनाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करता है। वहीं पर वो मॉन्क चौंक जाता है, अपने मन में कहता है, क्या ये तो वही डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट है, इससे दुनिया में किसी भी चीज को काट सकता है, किसी के भी चितड़े उड़ा सकता है, ये तो वही है। ये इसे मास्टर कैसे कर लिया। हम देखते हैं युआनजुन एक बहुत बड़ा सा तलवार बना लेता है और कहता है, ये ले मेरा अटैक। भाई वो अटैक कर भी देता है, लेकिन मॉन्क उसको अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन उस मॉन्क की हालत एकदम खराब हो चुकी है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। युआनजुन कहता है, ऐसी बात है, मैं अपनी और पावर लगाऊंगा। ये इस बार मॉन्क की हालत और खराब हो जाती है, उसका शरीर कांपने लगता है, वो जमीन के अंदर घुस जाता है, धस जाता है। लेकिन उस अटैक को वो मॉन्क नहीं रोक पाता, उसको एक झटका लगता है, वो फेंका जाता है दूर और वहीं पर पड़ा रहता है। उसके छाती पर एक कट लग चुका है, उसमें से खून निकल रहा है, छर 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 छर। भाई ये मॉन्क अब उड़ भी नहीं रहा है, मुझे नहीं पता ये मर गया है कि जिंदा है। आगे हमें दिखाया जाता है जहां पर युआनजुन कहता है, कमीना मॉन्क, तू सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं है, मेरा एक अटैक भी नहीं झेल पाया, मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। माउंट धर्मा। भाई इतना करने के बाद कोई मंत्र बोलता है, धीरे धीरे धरती फटने लगती है, एकदम उलट पलट जाती है, कहने का मतलब तहस महस हो जाता है, वो जगह एकदम बर्बाद हो जाता है। युआनजुन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें यिन यांग सेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मिस्टीरियस बंदा चाय निकालते हुए कहता है, उसने माउंट धर्मा अटैक कर दिया, मीलों दूर स्थित 33 मंदिरों को नष्ट कर दिया। अब हॉस्पिटल की बारी आती है। हम देखते हैं यांग यूनफान का ब्रदर यानी भाई यार यून ही इसका नाम है, ये कहता है, मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, मैं अपने फैमिली में जाऊंगा और कहूंगा यांग यूनफान को बचाने के लिए। नर्स लियू कहती है, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर यांग ने कहा है तुमको बहुत गंभीर चोट लगी है, इसलिए तुम कहीं भी नहीं जा सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से वहां आ जाता है और कहता है, हेलो मैं आ गया। नर्स लियू खुश हो जाती है, वो कहती है, डॉक्टर यांग आप आ गए। वो जाते जाते कहते हैं, डॉक्टर यांग यूनफान तो मैं जा रही हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आप अपने भाई का इलाज कीजिए। इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है। यून ही घबराते हुए कहता है, बिग ब्रदर यांग यूनफान, क्या झुंग मिंगू ने आपको परेशान किया। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं वहां से वापस नहीं आता तो वो साला उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता। सपने में भी अगर मैं उसके आता तो वो डर के उसकी फट जाती, चौसठ हो जाती। वैसे मैंने समस्या का समाधान कर दिया, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। वो भी कहता है, क्या सच में सुन के राहत मिला। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगले 2 महीने बाद हमारे दादाजी का 80वां बर्थडे है, 80वां बर्थडे। वो चाहते हैं आप अपने वाइफ के साथ उस पार्टी में आए। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है दादाजी को बता देना, मैं पार्टी में आऊंगा। और वो अपने मन में कहता है, अगर जुगन जी उस लड़ाई में मुझसे लड़ने आता तो मैं यहाँ सही सलामत नहीं पहुंच पाता, मेरा नसीब बहुत अच्छा कि मैं बच गया। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने कल्टीवेशन की स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, मुझे जल्द से जल्द फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि यांग जी और कुछ लोगों को मैंने जड़ी बूटियां कलेक्ट करने के लिए भेजा, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। अब समय आ चुका है स्पिरिट एनहांसिंग पिल बनाने का। मेन कैरेक्टर उसको कंबल उड़ाते हुए कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो, तुम जितना ज्यादा आराम करोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हमें मेन कैरेक्टर का घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है या तो कुछ तो कर रहा होता है। सॉरी गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर पील बना रहा था, पील। तभी अचानक से उस भट्टी के अंदर से धुआं निकलने लगता है। हम देखते हैं पील एकदम बन के तैयार हो चुका है। मेन कैरेक्टर उस पील को अपने हाथ में उठाता है और कहता है, ये तो टॉप ग्रेड का स्पिरिट एनहांसिंग पील है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, अगर मैं इस पील को खाऊंगा तो मेरा कल्टीवेशन कितना अप होगा, लेवल अप होगा। वो उस पील को खा लेता है गॉप और बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन किए जा रहा है। अचानक से उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है, मैंने सिर्फ एक ही पील खाया और मैं क्यूआई गैदरिंग रियलम के नए लेवल पर पहुंच चुका हूँ। वाह वाह क्या बात है। ऐसा लगता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचने में थोड़ा और समय लगेगा। कोई बात नहीं, जल्द ही मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्यूआई गैदरिंग स्टेज के बाद फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज आता है। लेकिन इससे पहले मैंने पिछला एपिसोड जो बनाया था उससे पहले क्यूआई गैदरिंग के बाद अगला स्टेज कुछ और आता था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ये वाला है चाहे वो वाला है। क्यूआई गैदरिंग के अगला स्टेज होगा फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, याद रखिएगा। मैं अब फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज ही कहूंगा। ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा स्पिरिचुअल सेंस बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। एक सेकंड, मुझे इस कमरे में इविल स्पिरिट की मौजूदगी महसूस हो रही है। वो अपने बालकनी में आ जाता है और कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। इतना कहने के बाद शहर में आ जाता है, यानी बाजार में आ जाता है, मार्केट में आ जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत अजीब बात है, ये जो इविल एनर्जी यहाँ पर है ये तो बहुत खतरनाक है। तभी अचानक से अपनी पुलिस वाली आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर चौंक जाता है, घबरा जाता है, कहता है, क्या मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मुझसे मिल क्यों जाती है, कैसे मिल जाती है। वो पीछे मुड़ती है और कहती है, यांग यूनफान तुम भाग क्यों रहे, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया, आओ मेरे पास आओ। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं नहीं भाग रहा हूँ, दरअसल मुझे टट्टी आई है, बड़ी जोर से टट्टी आई है, इसलिए
इसलिए मैं जा रहा हूँ टट्टी कर। वैसे जून आलन, आपकी नजर बहुत तेज है, आपने मुझे बिना देखे पहचाने लिया, ऐसे कैसे कैसे पहचाने लिया? वो कहती है साले जब भी कोई मुसीबत होती है तो वहाँ पर पक्का रहता है, इसलिए मैंने बस अंदाजा लगा लिया। वैसे बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें लुओ टाउन के बारे में पता है जहाँ पर वो भूतिया बच्चा निकला था? वो कहती है या मुझे याद है। मेन कैरेक्टर कहता है सेम वही फीलिंग मुझे जियांगजान सिटी में महसूस हुई, इसलिए मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। पुलिस वाली खुश होकर कहती है क्या बात है, मैं भी इसी मामले में जांच करी हूँ, क्या तुम मेरे साथ मिलकर जांच करना चाहोगे, ढूंढना चाहोगे उन कमीनों को? हमें कल रात एक विचित्र घटना सूचित किया गया था जहाँ पर 4 लोगों की एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर मौत हो गई। जब मौत का कारण पता किया गया तो उन लोगों को हार्ट अटैक आया था और मैंने महसूस किया जो इविल एनर्जी लुओ टाउन में महसूस हो रही थी वो इविल एनर्जी मुझे यहाँ भी महसूस हो रही है। 5वां विक्टिम हमें कुछ समय पहले ही मिला है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से कुछ महसूस होता है, वो नालन को धक्का मारने जाता है, कदम बच के वो कहती है क्या ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको धक्का मार के बचा लेता है। वो अटैक सीधे धरती में जाकर लगता है, जमीन पे जाकर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर होता है और पुलिस वाली नीचे होती है। वो कहता है देखो 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 वहां से कोई अटैक कर रहा है। पुलिस वाली कहती है क्या पेड़ पर से कोई हमला कर रहा है हमारे ऊपर? हमें दिखाया जाता है एक बंदी जो पेड़ पर से उतर के सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है दौड़। मेन कैरेक्टर कहता है ओहो तुम छुप कर हमला कर रही हो, कुछ भी फायदा नहीं है हमला करने का, अगर मैं खड़ा भी रहूं तब भी तुम मुझे छू नहीं पाओगे। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, ये इतना करने के बाद अटैक कर देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे पहले अपना तालिस्मान निकाल के एक शील्ड बना लेता है जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। लेकिन उस लड़की का अटैक उल्टा उसी को लगता है, उसको लगता है वो झटका खा के दूर चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलवार से अटैक भी कर देता है उसके ऊपर। उस लड़की की हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपने मन में कहती है ये तालिस्मान आखिर चीज क्या है, ये एक साथ बचाव भी कर रहा है और मेरे ऊपर हमला भी कर रहा है, ऐसा चलता रहा तो मेरी वाट लग जाएगी, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी। इतना करने के बाद भागने जाती है लेकिन पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ आ तो गई हो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई मन नहीं है। वो भी कहती है मैं तो भाग कर रहूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कोई मुझे कैसे रोक सकता है। इतना करने के बाद अपने मुंह में कुछ यार कील ली थी उसके ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उसी की से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है, वो अटैक सीधे जाकर दीवार में लग जाता है। अपनी पुलिस वाली बंदूक निकाल लेती है, वो कहती है भागने की कोशिश मत करना, लेकिन उससे पहले वो कमीनी वहां से भाग चुकी है, यानी भाग गई है। पुलिस वाली कहती है दत्त तेरी मैया के, वो भागने में कामयाब हो गई। मेन कैरेक्टर अपने हाथ में पट्टी लपेटता है और वो भागने के लिए गॉड स्पीड तालिस्मान का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तुम उसे गोली नहीं मार सकती, उसकी स्पीड बहुत तेज है, नामुमकिन है इसे गोली मारना। हालांकि मैंने भी अपने फास्ट शॉट तालिस्मान से उसके ऊपर अटैक किया था, उसको चोट लगी है, वो घायल हो चुकी है, वो कहीं तो कहीं जाएगी अपना इलाज कराने के लिए, चाहे हॉस्पिटल जाएगी चाहे क्लिनिक जाएगी, बस आपको ध्यान रखना है हॉस्पिटल के बाहर क्लिनिक के बाहर अपने बंदों को तैनात कर दो। इतना कहने के बाद वो उस कील को निकालता है जो उस कमीनी ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया था, उस कील को निकालता है, अपने हाथ में लेता है, उससे देखता है। पुलिस वाली कहती है क्या ये वही पेपर है जिससे उस कमीनी ने हमारे ऊपर हमला किया था? मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा और अपने मन सोल क्रशिंग नेल, मुझे उम्मीद नहीं थी इसके पीछे स्पेक्चर सेट मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पहुंचने से बस कुछ ही कदम दूर, उसके बाद मैं खुद का इंस्ट्रूमेंट बना पाऊंगा, इसलिए मुझे तैयारी करनी पड़ी। मैं इस नेल को लेकर जा रहा हूँ इसकी जांच करने के लिए। अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना मत भूलना, अकेले कोई भी कार्रवाई मत करना। कहती है चिंता मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अब सीन सिर्फ होता है हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है बैठ। तभी अचानक से उसके मोबाइल में फोन आने लगता है, वो उस फोन को उठाता है और उसकी दूसरी तरफ अपनी पुलिस वाली होती है, वो कहती है इरफान कल रात जिस लड़की ने हमारे ऊपर अटैक किया था हमने उसका पता लगा लिया। मेन कैरेक्टर कहता है नालंजुन तुम तो कमाल खो, बताओ वो इस समय कहाँ पर है? पुलिस वाली कहती है उसका नाम ली ये है, जब हमने बहुत पता लगाया तब हमें पता चला 5 साल पहले मांगसांग में सेम इसी प्रकार की मौत हुई थी, हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में हमें पता चला है। इसका मतलब कुल 6 लोग हताहत हुए हैं, वो एक सस्पेक्ट है, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है बताओ मुझे कहाँ पर आना है। इतना करने के बाद छलांग मार के बेड से नीचे कूद जाता है। पुलिस वाली कहती है वाटर ब्रिज लेन नंबर 3 में पिंग यांग नाम का एक क्लिनिक है, बस तुम्हें वहीं पर आना है। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। इतना करने के बाद फोन काट देता है और अपने मन में कहता है मांगसान वो तो स्पेक्चर सेट का इलाका नहीं है। सीन सिर्फ होता है हमें पिंग आन क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, वहीं दूर 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 झाड़ियों के पीछे अपनी पुलिस वाली छुपी होती है, वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है जून आलन प्लान कैसा चल रहा है? वो भी कहती है मैंने अपने 2 साथियों को पति और पत्नी का भेष बदलकर उस क्लिनिक के अंदर भेज दिया है ताकि अंदर का जायजा कर सके और हमें बता सके कि अंदर क्या चल रहा है। वो देखो वो दोनों वहाँ पर है, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। वो बंदा झाड़ियों के पास आता है और कहता है मैडम जी ये ली ट्रांसफ्यूजन रूम में है, मुझे लगता है अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। पुलिस वाली कहती है क्लिनिक का व्यवस्था कैसा है और उसमें कितने लोग हैं? वो भी कहता है क्लिनिक में 2 दरवाजे हैं, अंदर एक डॉक्टर है और 2 नर्स मौजूद है। जब हम क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे तब ट्रांसफ्यूजन रूम में अकेली ली ये बची थी। मेन कैरेक्टर कहता है हमें पहले डॉक्टर और नर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, नालंजुन तुम मेन डोर से जाओ और मैं पीछे के दरवाजे से आऊंगा। वो भी कहती है ठीक है। अब हमें क्लिनिक का पीछे का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर एक नर्स भारी भारी सा सामान लेके आ रहे थे, शायद कचरा, उसको फेंकने के लिए लेके आ रही हो। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उस नर्स के पीछे आ जाता है और उसका मुंह दबोच लेता है। सॉरी मुंह नहीं दबोचता, उसका मुंह ढक लेता है ताकि वो आवाज न कर पाए। वो डरा जाती है, घबरा जाती है, कहती है गप गप गप, अरे मुझे छोड़ दो, गप 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 गप। मेन कैरेक्टर हल्के आवाज में कहता है थोड़ी देर के लिए शांत रहो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो भी कहती है गप गप गप, ठीक है गप 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 गप, ठीक है। लेकिन उसका पैर एक कैन से लड़ जाता है जिससे एक आवाज निकलती है। ये चौंक जाती है, घबरा जाती है, अपने मन में कहती है क्या यहाँ पर कोई आ गया क्या, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना कहने के बाद भाई जो तार आर पार जो पानी घुसाया जाता है, शरीर के अंदर चढ़ाया जाता है, उसको निकाल कर फेंक देती है और खिड़की पे चढ़ जाती है। लेकिन तभी अपनी पुलिस वाली आती है, वो कहती है भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। घर के नीचे भी कुछ पुलिस वाले बंदूक लेके खड़े होते हैं, वो कहते हैं हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन वो बहुत तेजी के स्पीड से जाती है, एक लात मारती है उसके हाथ पर, जिससे उसका बंदूक दूर फेंका जाता है और उसको नालंजुन को गले से पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है सभी लोग अपना बंदूक नीचे करो, नहीं तो मैं इस पुलिस वाली को मार डालूंगी। सभी ऑफिसर की फट जाती हैं, उनके माथे से पसीना चूने लगता है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। लेकिन एक पुलिस वाला अपना बंदूक नीचे कर लेता है। अपनी पुलिस वाली कहती है अपने आप को सरेंडर कर दो, हमने इस क्लिनिक को चारों तरफ से घेर लिया है, तुम भाग नहीं सकती यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भाग सकती थी लेकिन अगर तुम उड़ सकती तो भाग सकती। वो लड़की इविल स्माइल में हंसते हुए कहती है खी किसने कहा मैं उड़ना नहीं जानती। इतना कहने के बाद खिड़की तोड़ के वहां से नीचे कूद जाती है और वो कहती है मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ से भाग कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनों लोगों को मारना पड़े, मैं मारूंगी, सबको मारूंगी। इतना कहने के बाद उसके रास्ते में जितने भी पुलिस वाले आते हैं वो सबको मार दे, सब लोग हवा में उड़ जाते हैं। वो वहां से सन्न दे सुर दे उड़ के जाने लगती है, भागने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता है इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, फ्लाइंग शॉट तलिस्मान। इतना कहते ही एक शॉट का अटैक कर देता है। वो लड़की पीछे से देखती है, वो घबरा जाती है, वो अपने मन में कहती है क्या फ्लाइंग शॉट तलिस्मान गई फक गई मैं गई। वो शॉट आता है उसके छाती नहीं पेट के आर पार चल जाती है। लेकिन अपनी पुलिस वाली ऊपर से नीचे गिरने लगती है। वो रोते रोते कहती है मुझे बचाओ, मैं नहीं जाएगी भाई, बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से जाता है और उसे अपने गोद में पकड़ लेता है, खींच कर लेता है और धीरे धीरे नीचे लेके आता है। वो बेचारी चौंक जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे जमीन पे आते हैं आ जाता है और वो कमीनी कुत्ती लड़की जो है वो सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरती है। मेन कैरेक्टर कहता है तुमने इतना सारा पाप किया है, एक न एक दिन तुम मरना डिजर्व करते थे। जब तुमने शुरू में लोगों को मारना स्टार्ट किया था तब तुम्हें ये बात पता थी एक दिन तुम भी इसी तरह से मरोगी। वो अपने भट्टी को निकालता है और अपने मन में कहता है जितना भी इविल एनर्जी आ रही थी सबका सोर्स तुमसे आता था, मुझे पूरा यकीन है तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तभी अचानक से उस डिवाइन भट्टी में कुछ तो होने लगता है, उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, इविल स्पिरिट निकलने लगता है, 2 स्पिरिट निकलते हैं, वो भी हंसने लगते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड रुको, ये तो माँ बेटे का शैडो सोल पोइजन है। ये लड़की सचमुच में बहुत टैलेंटेड है, इसने माँ बेटे दोनों आत्माओं को अपने काबू में कर लिया। ऐसा काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस ये बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, बहुत लोगों को मारा है। ये माँ बेटे का पॉइजन बहुत खतरनाक है। हालांकि ये कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है, मतलब बहुत आसानी से ठीक कर देगा सब। वो कमली लड़की चिल्लाते हुए कहती है साले ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू है कौन और तू इतना ताकतवर क्यों है। मेन कैरेक्टर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है तुम भी एक कल्टीवेटर हो। अगर तुमने गलत रास्ता नहीं चुना होता तो तुम किसी भी स्टेट में जाकर एल्डर की पोजीशन ले सकती थी। खैर जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये चोमो लोग मुझे रोक सकते हैं? बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, ये लोग तो नल्ले हैं, ये लोग मुझे क्या रोकेंगे, चलो बस उसी में जाकर मर जाओ। एक पुलिस वाला बंदा भड़क जाता है, उसको गुस्सा लग जाता है, वो कहता है चलो मैं तुम्हारी पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छी खातिरदारी करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ठीक हो सकती हो? और वो अपने मन में कहता है फ्लाइंग शॉट से लगा हुआ चोट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा जीनियस डॉक्टर रहे तब ना। दोनों पुलिस वाले उस कमीनी लड़की को वहां से लेके जाने लगते हैं। अपनी पुलिस वाली कहते हैं यंग इरफान। मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ बोलो? वो भी कहते हैं यंग इरफान। नहीं, इमोर्टल यंग इरफान। जब हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हो? हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, घबरा जाता है, शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है क्या तुम चुनियांग स्कूल से नहीं हो तो फिर मेरा डिसाइपल क्यों बनना चाहती हो? वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और उसे चिपकते हुए कहती है मैं एक अच्छी डिसाइपल नहीं हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ ड्रैगन चलाना सिखाया है, इसलिए दूसरे सेक्ट में शामिल होना बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लोगे तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, चाहे तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, अगर तुम चाहोगे तो मैं वो भी कर सकती हूँ। भाई ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अलग ही फैंटेसी में खो जाता है। वो सोचता है उसकी डिसाइपल आएगी, बड़े प्यार से कहेगी मास्टर चलिए ना साथ में ना
आते हैं मजे करते हैं। अगर सोचूं तो एक फीमेल डिसाइपल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा तो दिन रात ही मौजा, दिन बहुत अच्छे से कटेगी, चानी कटेगी चानी। लेकिन जब वो नालन जून की तरफ देखता है उसके पूरे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि वो बड़े गुस्से में होती है। वो एक पुलिस वाले को लात मारते हुए कहती है, साले तू वहाँ पर पीछे क्या कर रहा था? तेरे वजह से उस लड़की को पकड़ने में मुझे कितनी परेशानी हुई, और तूने उसको गोली क्यों नहीं मारी? साले तू मुझे मरना हुआ देखना चाहता था क्या? आज मैं तुझे मार मार के तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगी ताकि तू ऐसा दोबारा गलती ना कर सके। वो भी कहता, अरे मम्मी ने मेरा गुंडे फाड़ दिया रे। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, भूल जाओ, मैंने अभी अभी जो सोचा है, ये लड़की बिल्कुल भी वैसा नहीं करेगी जैसा मैं चाहता हूँ। हाय मेरा सपना टूट गया। मुझे घर जाकर वो माँ बेटे को रिफाइन करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पहुंच चुका है। वो भट्टी के सामने बैठा होता है और वो कहता है, चलो ठीक है, अब इन माँ बेटे के सोल को रिफाइन करते हैं। इतना कहने के बाद रिफाइन करना शुरू कर देता है, करता है। वहीं पर वो दोनों आत्मा, माँ बेटे के दोनों का आत्मा चिल्ला रहे हैं, अरे नहीं करो मुझे कुछ, अरे मत करो, गॉप, अरे मत दो मेरे मुंह में, मत करो मुझे रिफाइन। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक रिफाइन किए जा रहा है। बहुत समय बीत जाता है, किया जा रहा है, रिफाइन किए जा रहा है। फाइनली वो रिफाइन कर लेता है और कहता है, वाह मैंने तो कर दिखाया, मैंने इसको रिफाइन कर लिया, ये पूरा हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सच में देखना चाहता हूँ ये माँ बेटे का शैडो सोल पॉइजन को कैसे, कैंसर को कैसे ठीक करता है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। उसको जाते हुए कोई देखता है, उस भट्टी के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए कोई देखता है। मेन कैरेक्टर जैसे चला जाता है, वो भट्टी के अंदर से बाहर निकलता है और खेलने लगता है, कूदने लगता है, उछलने लगता है, मौज मनाने लगता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, पहले ये लोग बहुत बुरे आत्मा थे, अब हमारे मेन कैरेक्टर ने इसे डिफाइन करके अच्छा बना दिया है। अब ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर की ही बात मानेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा कहता है, डॉक्टर यंग क्या आप सच कह रहे हैं, मेरा ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है? मेन कैरेक्टर कहता है, मैं पूरी गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन सक्सेस का चांस 80% है, क्या तुम आजमाना चाहोगे? वो बंदा चौंक जाता है, उसको बहुत बड़ा झटका लग जाता है। कहता है, क्या मेरे बचने का चांस 80% है? वो अपना हाथ टेबल पर जोर से पटकते हुए कहता है, डॉक्टर यंग मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा इलाज कर दीजिएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं अभी सारे सामान का इंतजाम करवाता हूँ, हमारे पास बहुत कम समय है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। 2 घंटे बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऑपरेशन करने वाला कपड़ा पहन लेता है और नर्स लियू से कहता है, नर्स लियू क्या ऑपरेशन रूम तैयार है? वो भी कहती है, हाँ तैयार है, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मेन कैरेक्टर कहता है, चलो ठीक है, ऑपरेशन करने चलते हैं। इतना कहने के बाद वो ऑपरेशन करने जा ही रहा होता, तभी चौंक जाता है। वो कहता है, ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नर्स लियू कहती है, सभी लोगों को पता है, आप जिस बंदे का इलाज कर रहे हैं उसका ब्रेन कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। इन लोगों को जैसे पता चला आपने ब्रेन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, ये लोग तुरंत भागे आए आपका इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब सॉरी आपको विक्टिम बनाने के लिए आए। सभी लोग दौड़ के आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। एक बंदा कहता है, डॉक्टर यंग क्या आपको पूरा यकीन है आपने ब्रेन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? दूसरा बंदा कहता है, डॉक्टर यंग क्या यह बात सच है? तीसरा बंदा कहता है, डॉक्टर यंग क्या आप हमें बता सकते हैं आप किस प्रकार के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कैसे उसे ठीक करेंगे, बताइए हमें बताइए। मेन कैरेक्टर एक स्माइल मारते हुए कहता है, ये सही समय नहीं है बात करने का, और एक बात, ये बात सच है कि झूठ आपको खुद पता चल जाएगा जब मैं ऑपरेशन खत्म करके आऊंगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में आ चुका है। वो अपने नीडल को निकालते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जिन माँ बेटे के सोल को रिफाइन किया है वो मनुष्य के अंदर हार्मफुल केमिकल को अपने अंदर अवशोषित करने में माहिर है। हमारा मेन कैरेक्टर इलाज करना शुरू कर देता है, एक एक करके उसके टकले में सिर में नीडल घुसाने लगता है। वो कहता है, खोपड़ी खोलने की तैयारी करो। नर्स कहती है, ठीक है अभी करती हूँ। और वो अपने मन में कहता है, हालांकि ये संभव हो सकता है ऑपरेशन के दौरान कोई दूसरी नर्स को डैमेज ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने लाइफ फोर्स को बनाए रखने के लिए चांदी का नीडल और स्पिरिचुअल ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। अब तुम्हारी चमकने की बारी आ गई है। इतना करने के बाद वही माँ बेटे के सोल को निकाल लेता है, जाओ अपना काम शुरू कर दो। इतना सुनते ही वो माँ बेटे उस शरीर उस इंसान के अंदर दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। मेन कैरेक्टर नर्स लियू से कहता है, मैं चांदी के नीडल का इस्तेमाल करके ऑपरेशन को जारी रखूंगा। आपका काम है पेशेंट के हर हरकतों पर नजर रखना और साथ ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर भी नजर रखना है। कुछ भी गलत हो तो मुझे तुरंत बता देना। वो भी कहते हैं, यस सर मैं समझ गया। करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से नीडल लगाना स्टार्ट कर देता है। ये लगाता है, ये लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है। तभी अचानक से लियू कहती है, डॉक्टर यंग पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बंदा कहता है, डॉक्टर यंग पेशेंट को अभी सीपीआर दो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मेन कैरेक्टर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, ये इस ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इतना करने के बाद एक आखिरी सुई उसके टकले पर लगाता है। नर्स लियू चौंक जाती है और मशीन को पकड़ते हुए कहती है, इसका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया। डॉक्टर यंग आप तो बहुत कमाल के हो, आप तो फकिंग सो कूल हैंडसम लवंडे हो, आप तो बहुत कमाल को, आपने आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा
बता दिया। मेन कैरेक्टर चैन की सांस लेते हुए कहता है ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सारा काम खत्म हो गया। इतना करने के बाद अपना ग्लव्स उतार देता है। सभी बंदे कहते हैं यस सर। हमें ऑपरेशन रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाल बत्ती बढ़ रही होती है। अचानक से पीली हरी बत्ती बढ़ने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे से बाहर निकल आता है। सभी न्यूज रिपोर्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के जाने लगता है। एक बंदा कहता है डॉक्टर यंग क्या हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा बंदा कहता है डॉक्टर यंग क्या मरीज अभी जिंदा है कि नहीं। तीसरा बंदा कहता है डॉक्टर यंग मुझे अपना इंटरव्यू दीजिए। डायरेक्टर चैन हंसते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, डॉक्टर यंग अभी ऑपरेशन करके आए हैं, इसलिए उनको चैन से सांस तो लेने दो। मेन कैरेक्टर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है डायरेक्टर चैन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम मेरे सामने आई। इतना सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक डायरेक्टर चैन भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है, वो पेशेंट। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने सफलतापूर्वक कैंसर को निकाल दिया है और जितने भी खराब कोशिका थी उनको भी हटा दिया है। तभी वहां पर एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए आता है, कहता है चमत्कार हो गया, हमने पेशेंट की अभी जांच की, हमें कैंसर का एक छोटा हिस्सा भी नहीं मिला, यानी पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अबे सारे ये लोग ऐसी शक्ल बना रहे हैं जैसे कोई मर गया है। सॉरी मैं मजाक कर रहा था। बस उन लोगों को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट मतलब कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा था, फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको ठीक कर दिया। एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। वो कहता है डॉक्टर यंग क्या ये बात सच है, आपने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं मैं आपको नहीं सिखा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको सिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये टेक्निक बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तभी वहां पर एक बंदा आता है, हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है डॉक्टर यंग मैं लिन गुओडॉन हूं, मैं हेल्थ ब्यूरो का डायरेक्टर हूं। आप सभी के उपस्थिति में ऐसे चमत्कार का विक्टिम बनने में मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जब आपने मुझे मदद करने के लिए कह ही दिया है तो मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। मैं इस समय PM 2.5 को रोकने के लिए एक मेडिसिन बना रहा हूँ। हालांकि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट की कमी है, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं। वो बंदा खुश होते हुए कहता है वाह क्या बात है, कैंसर से लड़ने के लिए इससे बढ़िया इलाज कोई नहीं है। अगर आप वाकई में PM 2.5 को रोकने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम निश्चित रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज जो चमत्कार हुआ है उसके याद में डॉक्टर यंग के काम खत्म होने के बाद मैं उनको दावत पर लेके जाऊंगा। आज रात पूरे देश को हिला देंगे। तो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर भी करो। तो तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।